नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अरविंद मिश्रा स्वागत करता है आप सभी का साधना आईएएस के इस ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में, जहां हम लोग बीपीएससी के स्पेशल मुद्दों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, बीपीएससी के सिलेबस में भारतेंदु का नाटक अंधेर नगरी शामिल किया गया है। भारतेंदु के नाटकों को जानने के लिए आपको कुछ चीज़ों को बेहतर जानने की आवश्यकता है। जैसे सबसे पहले तो जो भारतेंदु के नाटक हैं उनके नामों में ही कुछ रखा हुआ है। जैसे यदि भारतेंदु ने लिखा भारत दुर्दशा, तो इस भारत दुर्दशा या फिर अंधेर नगरी या फिर सत्य हरिश्चंद्र या फिर विशस्य विषमौषधम या फिर पाखंड विडंबनम, तो इन नाटकों के नामों में ही कहीं ना कहीं शीर्षक की सार्थकता छिपी हुई है। भारत दुर्दशा का अर्थ है भारतीय पराधीनता से। यह नाटक 1876 में लिखा गया था कि किस प्रकार राष्ट्रीय पराधीनता से, औपनिवेशिक शोषण से भारत की दुर्दशा हुई। इसमें अंग्रेजी शोषण की जितनी भूमिका नहीं थी उससे कहीं अधिक जिम्मेदार थे हम, हमारी आंतरिक कमजोरियां, हमारी सामाजिक रूढ़ियां जिम्मेदार थीं। यानी भारत दुर्दशा यदि भारतीय पराधीनता को व्यक्त करने वाला शीर्षक है, तो अंधेर नगरी उस समय की हमारी राष्ट्रीय, सामाजिक और राजनैतिक दशा को व्यक्त करने वाला नाटक है। 1881 में यह नाटक लिखा गया और जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस नाटक को एक ही दिन या एक ही रात में लिखा था। काशी के दशाश्वमेध घाट पर उन्होंने इस नाटक को लिखा। जाहिर सी बात है, उनका उद्देश्य काशी या आसपास के किसी शासक या सामंत, उसकी विलासिता और अदूरदर्शिता पर व्यंग करना था। किंतु यह नाटक आज भी प्रासंगिक है। अर्थात कहीं ना कहीं उस समय की सामंती दशा पर व्यंग करता हुआ यह नाटक आज की राजनैतिक अदूरदर्शिता पर भी व्यंग करता है। आज के लिए भी उतना ही प्रासंगिक नाटक है। दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र यह मानते थे कि नाटक जन संवाद का सशक्त माध्यम है। इसीलिए उन्होंने गद्य में भी सबसे अधिक नाटकों को महत्व दिया। हिंदी नाटकों की एक नई दिशा निर्धारित की, या यूं कहें कि भारतेंदु से पहले नाटक एक प्रकार से उपेक्षित थे। संस्कृत नाटकों की परंपरा खत्म हो गई थी। भारतेंदु ने हिंदी नाटकों को एक प्रकार से जीवंत बनाया या हिंदी नाटकों की शुरुआत की। यदि यह कहें तो यह भी बात गलत नहीं है। हालांकि इनसे पहले भी नहुस, आनंद रघुनंदन, प्रबोध चंद्रोदय जैसे नाटक लिखे गए थे। दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों की जो केंद्रीय चेतना है वह नवजागरण परक चेतना है। यह नवजागरण परक चेतना भारतीय जनता को या राष्ट्रीय जनता को एक तरफ जागरूक करने की कोशिश करती है, उसे अपनी सामाजिक राष्ट्रीय दशा पर सोचने को विवश करती है, तो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा भी करती है कि हमारी आंतरिक सामाजिक रूढ़ियाँ या कमजोरियाँ क्या रही हैं, हम किन राजनैतिक षड्यंत्रों के शिकार रहे हैं। और इसी उद्देश्य की पूर्ति करने वाला नाटक अंधेर नगरी भी अपने उद्देश्य में सफल है। दोस्तों, भारतेंदु के नाटकों की सबसे बड़ी विशेषता है कि उनके नाटकों में ना तो अंकों की अधिकता है
अंक भी कम है, ना ही दृश्यों की अधिकता है, दृश्य भी कम है, और ये दृश्य जटिल न होकर के सहज या सरल दृश्य हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पारसी नाटकों की परंपरा को बदलते हुए, जहाँ बहुत से अधिक गीत लिखे जाते थे या पारसी नाटकों में फूहड़ दृश्य होते थे, अति नाटकीयता होती थी, अति व्यावसायिकता होती थी, इस परंपरा को तोड़ते हुए उन्होंने हिंदी नाटकों को राष्ट्रीय सरोकारों से जोड़ा। यही वजह है कि आचार्य शुक्ल ने लिखा कि भारतेंदु जी से हिंदी साहित्य की दिशा ही जनोन्मुखी हुई या हिंदी साहित्य जनता से जुड़ने लग गया। अंधेर नगरी की बात करें तो इस नाटक में भी मात्र 6 दृश्य हैं, और इन दृश्यों को ही यदि आप अंक मान लें तो कोई परहेज नहीं है। इन 6 दृश्यों में दोस्तों, पहला दृश्य है नगर का बाह्य प्रांत, जहां एक महंत अपने 2 शिष्यों गोवर्धन दास और नारायण दास के साथ विचरण कर रहा है। भारतेंदु जी के नाटकों में अक्सर आप योगी या सन्यासी या महंत की चर्चा देखेंगे। यह माना गया कि उन्होंने राष्ट्रीय जागरण या नवजागरण परक चेतना के प्रसार के लिए योगी या सन्यासी को एक प्रकार से प्रतिनिधि के रूप में रखा, कि जिस प्रकार योगी या सन्यासी या महंत की निर्लिप्त दृष्टि यानी माया मोह से परे दृष्टि सभी सत्य खंडों का साक्षात्कार कराती है, बिना किसी लाग लपेट के सत्य को कहने से नहीं चूकती किसी योगी सन्यासी की दृष्टि। देखा जाए तो भारत दुर्दशा में भी योगी है जो पहले ही अंक में कहता है, रोवहूँ सब मिलके आवहूँ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी ना जाई। उसी प्रकार अंधेर नगरी नाटक के भी पहले अंक में या पहले दृश्य में, जहाँ बाह्य प्रांत का दृश्य है, महंत अपने दोनों शिष्यों को समझाता है लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान। जाहिर सी बात है कि लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, यानी कोई भी समाज लोभ से मुक्त होकर ही, या वहाँ की राजनैतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था प्रलोभन आदि से मुक्त होकर ही एक सुदृढ़ समाज की कामना कर सकती है। तो अंधेर नगरी नाटक के भी पहले दृश्य में बाह्य प्रांत है, और वहाँ महंत अपने 2 शिष्यों, दोनों शिष्यों का नाम है गोवर्धन दास और नारायण दास, उन्हें समझाता है कि देखना बच्चा, लोभ की आवश्यकता नहीं है, जाओ थोड़ा भिक्षा मांग करके लाओ, क्योंकि यह नगर दूर से तो बड़ा ही सुंदर जान पड़ता है। यदि कुछ सुंदर भिक्षा भी मिल जाए तो शालीग्राम जी का, ठाकुर जी का भोग लग सके, उनका बाल भोग हो और हमारा भी भरण पोषण हो सके। किंतु याद रखना, अधिक लोभ नहीं करना। तो अंधेर नगरी नाटक का पहला दृश्य है बाह्य प्रांत। दोस्तों, यदि दूसरे दृश्य पर आएं तो अंधेर नगरी नाटक का दूसरा दृश्य है बाजार, और यहीं से इस नाटक की मूल संवेदना शुरू हो जाती है। यानी अंधेर नगरी नाटक का दूसरा दृश्य है बाजार का दृश्य, जहाँ सुंदर से नगर का अत्यंत व्यवस्थित एक बाजार है। महंत अपने दोनों चेलों में गोवर्धन दास को कहता है कि बेटा तुम पश्चिम की ओर जाओ, और नारायण दास को पूरब की ओर भेजता है। खूब ध्यान से सुनिएगा। जाहिर सी बात है, गोवर्धन पश्चिम की ओर जाता है और पश्चिम से ही बाजारवाद आया, यानी यूरोप से, इंग्लैंड से ही भारत में बाजारवाद आया। किस प्रकार
अंग्रेजी व्यवस्था ने औद्योगिक क्रांति, उद्योगवाद और उपभोक्तावाद के साथ, उसमें यदि साम्राज्यवाद भी जोड़ लें, शहरीकरण भी जोड़ लें, तो इनके साथ अंग्रेजी व्यवस्था भारत में बाजारवाद लेकर के आई। यह बाजार मैक्सिमम प्रॉफिट के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस बाजार का उद्देश्य ही है उपभोक्ताओं को प्रलोभन भरे बोलों से गुमराह करना, एक प्रकार से उन्हें मूर्ख बनाना, उन्हें उनकी संपत्ति से मरहूम करना, उनकी संपत्ति जब्त करना, उन्हें ऐंठना, उन्हें बेवकूफ़ बनाना। तो जाहिर सी बात है कि इस अंधेर नगरी नाटक में भी जो बाजार है वो पश्चिम की ओर है। गोवर्धन दास पश्चिम की ओर ही जाता है जहाँ उसे बाजार मिलता है। बाजार का दृश्य है जहाँ कई पात्र हैं, कबाब वाला, कुजड़िन, चना वाला, पाचक वाला या चूरन वाला, मिठाई वाला, जात वाला, मछली वाली। इन सभी पात्रों के द्वारा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी नाटक की मूल संवेदना को व्यक्त करने की कोशिश की है कि किस प्रकार बाजार में प्रलोभन भरे बोल हैं। ये बोल झांसा देने के लिए हैं। देखा जाए तो उस समय के सामंती समाज में, या यूं कहें कि अंग्रेजी सत्ता के अधीन भारतीय समाज में, सामंती व्यवस्था पर व्यंग करने के लिए नाटक लिखा गया था, किंतु आज के बाजारवाद के लिए भी यह नाटक उतना ही प्रासंगिक है। कबाब वाला कबाब बेच रहा है और वह एक प्रकार से गाता है, कहता है 84 मसालों से बना 72 आंच पर पका कबाब ले लो कबाब, जो खाए वो ओठ चाटे, जो ना खाए वो जीभ काटे। ऐसे ही पाचक वाला है। यह पाचक वाला उस समय की संपूर्ण राजनैतिक प्रशासनिक व्यवस्था पर व्यंग करता है। वह कहता है मेरा चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता, मेरा चूरन पुलिस वाले जो खाते सारा कानून हजम कर जाते। ऐसे ही चना वाला है जो गाता है मेरा चना हाकिम लोग जो खाता सब पर दूना टिकस लगाता। आप समझ सकते हैं कि आज भी व्यवस्था कुछ ऐसी ही है, जहां उच्च मालगुजारी से हमें मुक्ति नहीं मिल पाई है, करारोपण से हम मुक्त नहीं हैं, कहीं ना कहीं किसानों की समस्या भयावह है, कहीं ना कहीं हमारी आंतरिक कमजोरियां आज भी उसी रूप में उजागर हैं। इस नाटक में एक पंक्ति है कि भीतर स्वाहा बाहर सादे, राज करें अमले और प्यादे। वाकई हम भीतर से पूरी तरह स्वाहा हैं। जब अंग्रेज थे तो भारतेंदु जी ने व्यंग किया था, उन्होंने एक मुकरी लिखी थी कि भीतर भीतर सब धन मुँह से, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, ए सखी साजन ना सखी अंग्रेज। और यदि आज की दशा देखें तो कुछ परिस्थितियां बदली नहीं हैं कि भीतर से हम स्वाहा और बाहर से सादे, और राज करने वाले अमले और प्यादे हैं। यानी प्रशासनिक व्यवस्था, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही के हाथ में ही पूरी सत्ता है। इस नाटक में एक और पंक्ति है, यदि उस पर विचार करें कि देखहूँ चारों ओर अंधाधुंध मचहूँ चहूँ देसा, मनहूँ राजा बसत विदेसा। अंधाधुंध मचहूँ चहूँ देसा, मनहूँ राजा बसहूँ विदेसा। समझ सकते हैं कि चाहे आज सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इस खींचतान में ही हम फंसे हुए हैं। अमले और प्यादे शासन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं चाहे सत्ता पक्ष हो या वह विपक्ष हो, दोनों के द्वारा राष्ट्रीय जनता गुमराह की जा रही है।
और स्वयं सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों विदेश घूमने में लीन है। कहीं किसानों के आंदोलन जोरों पे हैं और उनका अगुआ विदेश घूम रहा है, तो कहीं सत्ता पक्ष भी विदेश घूमने में मशगूल है। मतलब लगभग 100 साल पहले यह नाटक लिखा गया, किंतु आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो दोस्तों, नाटक के दूसरे अंक में बाजार का दृश्य है, जहां गोवर्धन दास पहुंचता है और उसे इस बात की जानकारी होती है कि यहाँ हर वस्तु टके सेर है। वह भिक्षा मांग करके कुल 7 पैसे एकत्रित करता है और बाजार पहुंचता है। बाजार में कुंजड़िन है जो सब्जी बेचती है। कुंजड़िन वह कहती है, ले लो हिंदुस्तान का मेवा ले लो, फूट और बैर ले लो। जाहिर सी बात है कि यही हिंदुस्तान का मेवा है, फूट और बैर। भारतेंदु जी ने इस बात को समझ लिया था कि अंग्रेजी शोषण के पीछे कहीं न कहीं हमारी आंतरिक कमजोरियां जिम्मेदार हैं। हमारा समाज विभाजित है। हम कहीं न कहीं जाति, धर्म, वर्ण, छुआछूत के नाम पर विभाजित हैं और यही सामाजिक विभेद हमारी पराधीनता का सबसे बड़ा मूल कारण रहा है। और इसी कारण को आधार बनाकर अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण किया। इसीलिए कुंजड़िन गाती है कि ले लो हिंदुस्तान का मेवा, फूट और बैर ले लो। ऐसे ही एक मुगल वाला है जो कई प्रकार के किशमिश मेवे बेचता है। वह कहता है कि हमारा देश में ये अंग्रेज लोग आया, नाहक मेहनत किया, इनका दांत खट्टा कर दिया हमने। क्यों? हम में एकता है। इसीलिए वह कहता है कि मेवा हम खाते हैं मुगल वाले, और इसीलिए हमारे यहाँ हमारा मुल्क का यानी हमारे मुल्क का आदमी बुम्बुक बुम्बुक और हिंदुस्तान का आदमी लक 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 लक, यानी यहाँ मेवा मिश्री नहीं है, खान पान की कमी है, यह समाज निर्धन है, इसीलिए यह पिछड़ा भी है, कमज़ोर भी है, कहीं न कहीं सामाजिक विभेद का शिकार भी है। दोस्तों, एक जात वाला ब्राह्मण है जो कहता है, कहो तो हम अभी जात बेचते हैं, टके सेर जात बेचते हैं। अभी चाहें तो तुमको ब्राह्मण से धोबी बना दें और धोबी से ब्राह्मण, कहो तो ब्राह्मण को मुसलमान कर दें और कहो तो टके सेर मुसलमान को क्रिस्तान कर दें। जहाँ 1 टके में जात और ईमान बेच दिया जाए, वह समाज हर हाल में दुर्दशा का शिकार होगा, वहाँ अंधेर नगरी की मान्यता व्याप्त होगी। भारतेंदु ने कहीं न कहीं व्यंग किया नाटक के दूसरे अंक में कि जब अंग्रेजी शासन व्यवस्था में हम जी रहे थे, तो कहीं न कहीं हमारे समाज के जो मूल्य थे, जो हमारे पारंपरिक मूल्य थे, ईमानदारी, नैतिकता, सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा, ये सभी मूल्य अंग्रेजी शोषण के कारण एक एक करके खत्म हो रहे थे, या बाजारवाद के आने के कारण हम इन मूल्यों को बेचते जा रहे थे, क्योंकि बाजारवाद में धन के आगे इन मूल्यों के लिए कोई जगह नहीं है। प्रेमचंद के उपन्यास गोदान में मालती जैसे पात्र को देख करके आप समझ सकते हैं कि इस नई सभ्यता में, इस बाजारवादी व्यवस्था में धन के आगे किसी भी मूल्य की कोई कीमत नहीं है, जहां धन को ही सर्वोपरि माना जाए। इसीलिए भारतेंदु भारत दुर्दशा में भी लिखते हैं कि धन ही है मुझको धन। वहाँ एक पात्र है भारत दुर्दैव, वह कहता, मुझको तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी, मरी बुलाऊं देश उजाड़ूं, महंगा करके अन्न, धन ही है मुझको धन। बाजारवादी व्यवस्था में धन सबसे बड़ी ताकत है। बाजारवादी व्यवस्था में संपत्ति या धन के इर्द गिर्द ही सभी मूल्य नाचते हैं, इसलिए धन के आगे सभी मूल्य विफल होते जा रहे थे, और इन्हीं मूल्यों की विफलता के कारण चारों ओर अंधेर नगरी की व्यवस्था थी, चारों ओर कहीं न कहीं दुर्दशा और यातना व्याप्त थी। हम विपन्नता के शिकार थे, क्योंकि ब्राह्मण कहता है जात वाला, हम टके के खातिर कहो तो ब्राह्मण से धोबी बन जाएं और धोबी से ब्राह्मण बन जाए। यानी जात, ईमान, धर्म, व्यवस्था, जहाँ धन के आगे सब कुछ फीका पड़ जाए,
वह समाज निश्चित तौर पर यातना का शिकार होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे लोगों ने कहीं न कहीं राष्ट्रीय जागरण को ध्यान में रखकर ही कहा था कि वेदों की ओर लौटो, यानी अपने मूल्यों की ओर लौटो, अपनी व्यवस्था की ओर लौटो, अपनी नैतिकता को समझिए। कहीं न कहीं सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठता, ईमानदारी, मानवता, परोपकार ये हमारे भारतीय मूल्य रहे हैं। अंग्रेज़ों के आने से, पश्चिमी साम्राज्यवाद के आने से, उपभोक्तावाद और बाजारवाद के आने से ये मूल्य एक एक करके हमसे अलग थलग होते जा रहे थे। भारतेंदु इन्हीं मूल्यों के खो जाने पर व्यंग करते हैं। दोस्तों, 7 पैसे लेकर गोवर्धन दास भिक्षा मांग करके 7 पैसे जमा करता है और वह बाजार में पहुंचता है, मिठाई वाले के पास जाता है। मोल भाव करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर मिठाई टके सेर है। चाहे कोई अनाज की सामग्री हो, चाहे वह कोई मिठाई हो, चाहे वह किसी प्रकार का पहनने ओढ़ने का सामान हो, कोई भी वस्तु हो, बाजार में टके सेर हो। जब वह मिठाई 3.5 सेर मिठाई खरीद करके पहुंचता है तीसरे अंक में अरण्य का दृश्य है दोस्तों, जहां महंत प्रतीक्षा में हैं, अपने दोनों शिष्यों की प्रतीक्षा में। चेला गोवर्धन दास तीसरे अंक में यानी अरण्य के दृश्य में, अंधेर नगरी का तीसरा दृश्य अरण्य यानी जंगल का है, जहाँ प्रतीक्षा में बैठे हैं महंत। उनका चेला गोवर्धन दास 3.5 सेर मिठाई लेकर पहुँचता है। महंत कहता है कि नारायण दास ने भी मुझे कहा था कि यहाँ प्रत्येक वस्तु टके सेर मिलती है, लेकिन तब मैंने इसका यकीन नहीं किया। लेकिन अब मुझे इस बात की जानकारी हुई और विश्वास हुआ कि वाकई यह बाजार ऐसा है, यह नगर ऐसा है। चेला गोवर्धन दास, यह नगर रहने के लायक नहीं है। महंत समझाता है कि सेत सेत सब एक से, सेत मतलब श्वेत, सेत सेत सब एक से, जैसे कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजे बास। ऐसे देश कुदेश में जहाँ सभी चीज़ें एक ही मोल से बिकती हूँ, भला वह समाज या वह व्यवस्था रहने के लायक है क्या? वह देश नहीं, वह तो कुदेश है, और वहाँ बसना मौत को आमंत्रण देना है, वहाँ रहना मूर्खता से कम नहीं। किंतु गोवर्धन दास नहीं मानता है। वह कहता है कि महाराज, हम तो यहीं रहेंगे और बेहतर है कि आप भी यहीं रहें। दोस्तों, सेत सेत सब एक से, आज जो बाजारवाद है अपने प्रलोभन भरे बोल में एक के साथ 3 फ्री हर चीज़ को बेच रहा है। इतना ही नहीं, वह कई चीज़ों को पैकेज में हमें फ्री बांटने की कोशिश कर रहा है। उस पर लिखा हुआ है हर चीज़ छूट है, सेल अप टू 70%। लेकिन ये जो पैकेजिंग है या यह जो प्रलोभन है, वह कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं को झांसा देने के लिए है। वास्तव में बाजारवाद से उपभोक्तावाद तो आया, किंतु यह उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि उत्पादकों के फायदे के लिए है। क्योंकि इसके केंद्र में जो सिद्धांत काम करता है बाजारवाद में, वह मैक्सिमम प्रॉफिट है, अधिकतम लाभ। चाहे उसके लिए प्रकृति का दोहन करना पड़े, चाहे उसके लिए नारी का शोषण करना पड़े, इस बाजारवाद में सबसे अधिक प्रकृति का दोहन है, नारी का शोषण है, सबसे अधिक मानवता इसमें कहीं ना कहीं कराह रही है। फिर भी मानवीय मूल्यों को मारकर, नैतिकता को मारकर यह बाजारवाद अपने प्रलोभन भरे, ठगी भरे वचनों और बोलों के द्वारा, आजकल फिल्मों का एक शब्द है बोल वचन, इस बोल वचन के द्वारा बाजारवाद अपने लिए सिर्फ अधिकतम लाभ अर्जित करता आया है। चाहे प्रकृति भाड़ में जाए, चाहे मानवता गर्त में जाए, उसे इन सब बातों से, इन सब मूल्यों से कोई लेना देना नहीं। किंतु भारतेंदु के नाटकों में आप गौर करेंगे तो महंत या योगी या सन्यासी
जैसे पात्रों को रखा गया है, जो बिना किसी लाभ के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी भय के, क्योंकि योगी या सन्यासी को मृत्यु बोध होता है। ये जानते हैं जीवन नश्वर है, तो फिर डर किसका। जैसे कबीर डरते नहीं थे, क्योंकि उन्हें मालूम था चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए। वैसे ही महंत या सन्यासी मृत्यु से नहीं भय खाते। तो जो व्यक्ति निडर हो, बिना भय के हो, वह समाज को प्रत्येक सत्य खंड से साक्षात्कार कराता है। इसीलिए भारतेंदु अपने नाटकों में महंत या योगी या सन्यासी रखते हैं। यहाँ भी महंत समझाता है कि यह देश नहीं कुदेश है, इसमें रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, किंतु यह बाजारवाद चारों ओर लोभ का वातावरण तैयार करता है। लोगों को लगता है कि इसमें फ़ायदा है और इसी जाल में लोग फंसते हैं। गोवर्धन दास भी इसी जाल में फंसता है और वह इसी अंधेर नगरी में बस जाता है। दोस्तों, नाटक का जो चौथा अंक है वह राजसभा के दृश्य से शुरू होता है। और देखा जाए तो इस नाटक की मूल संवेदना दूसरे अंक और चौथे अंक में पूरी तरह से उभर करके आती है। जाहिर सी बात है, जहाँ टके सिर भाजी टके सिर खाजा हो, वहाँ का राजा भी चौपट राजा ही होगा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। जाहिर सी बात है कि राजसभा में जो राजा है वह नशे में धूत है। कहीं ना कहीं इस नाटक की एक पंक्ति है कि अंधाधुंध मचहु चहु देसा, मनहु राजा बसत विदेशा। देखा जाए तो उस समय भी विक्टोरिया विदेश में रहती थी और अमले और प्यादे नौकरशाह यहाँ शासन करते थे, राष्ट्रीय जनता को मनमानी रूप में लूटते थे। राजसभा के दृश्य में राजा नशे में है, किंतु जो नौकरशाही है वह चालाक है, यानी मंत्री चालाक है। वह बहुत ही चालाकी से अपने सेवकों को बचा लेता है। जैसे ही एक फरियादी आता है राजसभा के दृश्य में कि महाराज दुहाई हो सरकार, दीवाल के गिरने से मेरी बकरी दब गई। राजा इस कदर नशे में है कि उसे इस बात का आभास नहीं होता कि दीवाल दबी या बकरी दबी। क्या कहा? दीवाल दब गई। क्या कहा? बरकी दब गई। क्या कहा? लाओ दीवाल को उसे फांसी दे दो, या फिर उसके सगे संबंधियों को लाओ फांसी दे दो। मंत्री कहता है महाराज दीवाल का कोई सगा संबंधी नहीं होता, वह तो ईंट चूने की बनी होती है। तो अच्छा ये बताओ, फिर किसी न किसी को तो फांसी होनी है, किसे सजा हो? फरियादी कहता है महाराज दीवाल कल्लू बनिए की है, तो बुलाओ कल्लू बनिए को। कल्लू बनिया आकर कहता है महाराज मेरी कोई गलती नहीं, उसमें चूना ही खराब था। तो वह कहता भेजो इस मल्लू को और उस चूने वाले को बुलाओ। जैसे ही चूने वाला आता है, राजा कहता है नशे में धुत कि क्यों बे खैर सुपारी चूने वाले, क्यों बे चुन्नी लाल, तुमने चूने को इतना बोदा यानी गीला क्यों बनाया? चूने वाला कहता है महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, चूने में पानी की मात्रा ज़्यादा थी, भिस्ती ने पानी ज़्यादा डाल दिया। राजा यहाँ भी कहता है कि इस चुन्नी लाल को भेजो और भिस्ती को बुलाओ। क्यों बे भिस्ती, गंगा जमुना की किस्ती, क्यों तुमने इतना पानी मिलाया, क्यों दीवार गिराई और बकरी दबाई? आप समझ सकते हैं कि भारतेंदु के नाटकों में हास्य व्यंग भी एक महत्वपूर्ण हथियार है। दृश्यों की बात से पहले बीच में थोड़ा सा विषयांतर होगा, लेकिन बातों को समझिए। भारतेंदु ने अपने नाटकों को जन संवाद का माध्यम माना था और यह माना था कि नाटक, जो लिखा हुआ नाटक है, वह हड्डियों के ढांचे की तरह है, किंतु जब नाटक रंगमंच से उतर जाता है तो वह मानो प्राण से भर उठता है। अर्थात नाटक बिना रंगमंच के प्राणहीन होता है, किंतु नाटक जैसे रंगमंच से जुड़ जाए
तो वह जनता के लिए सहज हो जाता है, सुबोध हो जाता है। इसलिए भारतेंदु जितने कुशल नाट्य लेखक थे, यानी उनकी नाट्य दृष्टि जितनी सशक्त थी, उससे कहीं अधिक सशक्त उनकी रंग दृष्टि थी। यानी नाटक को रंगमंच पर कैसे सहज रूप में प्रस्तुत करना है, इस बात की उन्हें मानो भली भांति जानकारी थी। इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए, उनके नाटक में मात्र 6 दृश्य हैं। इन 6 दृश्यों को मंचित करना अपने आप में बहुत अधिक टाइम टेकिंग नहीं है, ये समय साध्य नहीं है। कम समय में ही उनके नाटकों का मंचन किया जा सकता है। दूसरी बात कि उनके नाटकों में यदि आप गौर करेंगे तो दोस्तों हास्य व्यंग है जो पाठकों को गुदगुदाता भी है। उन पर अपने प्रयोजन को प्रसारित भी करने में नाटक सफल रहे हैं, और इतना ही नहीं, पाठकों को, प्रेक्षकों को बांधे रखने में भी भारतेंदु के नाटक सफल रहे हैं। तो राजसभा का जो दृश्य है, इसमें हास्य व्यंग है। प्रसंग आगे बढ़ता है, राजा को लगता है कि चूने वाले की भी गलती नहीं है, भिस्ती की भी गलती नहीं है। भिस्ती कहता है, महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, कसाई ने इतनी बड़ी मशक बना दी कि उससे पानी की मात्रा अधिक निकल गई। इस पर वह कसाई को बुलाता है और कसाई कहता है कि महाराज मेरी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब मैं रस्सी बना रहा था भेड़ के लिए, उस समय शहर से कोतवाल साहब की सवारी निकली, मैं उधर देखने लग गया और अनजाने में रस्सी की गांठ छोटी है या बड़ी, इसका ध्यान नहीं कर पाया। अब राजा जो है कोतवाल को बुलवाता है कि भाई बुला लाओ कोतवाल। कहता है, क्यों बे कोतवाल, तुमने ऐसी धूमधाम से सवारी क्यों निकाली कि कसाई ने बड़ी मशक बना दी, इसकी वजह से पानी ज़्यादा हो गया, दीवार कमज़ोर हुई, दीवार गिर गई और बकरी दब गई। कोतवाल कहता है कि महाराज इसमें तो मेरी कोई गलती ही नहीं, मैं तो नगर के इंतजाम के वास्ते निकला था। मंत्री चालाक है, समझ सकते हैं कि जहाँ की जो सत्ता है वह अदूरदर्शी है, जहाँ शासक मूर्ख हो और वहाँ के नौकरशाह चालाक हों तो जनता का शोषण तय है। आज भारत की व्यवस्था कुछ इसी प्रकार की है, और आप आज की न लें, स्वतंत्र भारत से जब से भारत में लोकतंत्र और राजनीति की व्यवस्था मुकम्मल हुई है, तब से पूरी सत्ता नौकरशाहों के हाथ में है। अमले प्यादे ही राज कर रहे हैं और सत्ता पक्ष विदेशों में भ्रमण करने में मशगूल है। नौकरशाह चालाक। इसलिए मंत्री को लगता है कि भाई कोतवाल ने तो कह दिया है कि मैं तो नगर के इंतजाम के वास्ते निकला था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। कहीं ऐसा न हो कि राजा यह मूर्ख शासक पूरे नगर को ही फांसी पे झुलवा दे। मंत्री बीच में बोल पड़ता, नहीं ऐसी बात नहीं, ये सरासर तुम्हारी गलती है। तुमने धूमधाम से क्यों सवारी निकाली कि कसाई ने बड़ी मशक बना दी, महाराज इसे ही सजा हो। राजा हुक्म देता है कि कोतवाल को फांसी पर टांग दिया जाए। राजा के प्यादे कोतवाल को लेकर के चलते हैं। यही नाटक का चौथा दृश्य या चौथा अंक खत्म हो जाता है। दोस्तों, पांचवा दृश्य जो है वह फिर अरण्य का ही है, यानी अरण्य का 2 बार दृश्य है, तीसरा भी और पांचवा। जहां गोवर्धन दास छक के मिठाई खाता है, वह पहले से ही मोटा ताजा है और मोटा हो गया है। राजा के 4 प्यादे गोवर्धन दास को पकड़ते हैं और कहते हैं, चलिए महाराज नमो नारायण कीजिए, चलिए फांसी पे लटकिए। कहता है गोवर्धन दास, ऐसा क्यों, मैंने किसकी हत्या कर दी है भाई, मैंने किसी का धन कहाँ चुराया जो मुझे फांसी देते हो, बिना किसी कसूर के क्यों सजा देते हो। प्यादा कहता है एक कि महाराज इसमें भी 2 बात है। पहली बात तो यह कि कोतवाल साहब को फांसी हुई थी और फांसी का फंदा उनके गले में फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि कोतवाल साहब पतले दुबले हैं, और वह फंदा आपके गले के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। दूसरी बात यह महाराज कि राजा के न्याय के डर से हमारे राज में कोई मोटाता ही नहीं है और आप मोटे दिख रहे हैं। और तीसरी बात यह
कि यहाँ साधु संतों की ही तो दुर्दशा है। देखिए, भारतेंदु आज के लगभग 100 साल से भी पहले इस बात को भांप गए थे कि जहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आपस में कहीं ना कहीं प्रलोभन या कहीं ना कहीं लाभ से, स्वार्थ से जुड़ करके सत्ता को देखें जनता को, वहाँ जनता तो पीसी जाएगी, वहाँ साधु संतों की दुर्दशा होगी। पालघर जैसी घटनाएं भारत में घटित हो रही हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत पहले इन बातों को भांप लिया था। जनता किस प्रकार गुमराह की जा रही है। जनता को अदालत के कानून भी प्रिय नहीं है, इसमें जनता की कोई गलती नहीं है, इसमें किसानों की कोई गलती नहीं, उन्हें गुमराह करने वाले नेताओं की गलती है। जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों या तो अदूरदर्शी है या फिर स्वार्थ से प्रेरित है, जिनके लिए राजनीति सिर्फ जेब भरने का माध्यम है। भला उन्हें जनता से क्या लेना देना। उन्हें समाज को दिखाना है कि हम न्याय करते हैं और उस न्याय के लिए चाहे किसी को भी फांसी पर टांग दिया जाए, उनके लिए वरेण्य है। प्यादा कहता है कि कोतवाल साहब की गर्दन फांसी के फंदे के लिए फिट नहीं है क्योंकि पतले दुबले हैं, और दूसरी बात कि राजा के न्याय के डर से यहाँ कोई मोटाता नहीं है, और तीसरी बात कि यहाँ साधु संतों की ही दुर्दशा है। दोस्तों, भारतेंदु ने इस 5वें अंक में ही व्यंग किया है कि यह कैसी व्यवस्था है जहाँ समाज एक नहीं हो रहा है, और यह कैसी व्यवस्था है जहाँ बाजारवाद के कारण चाहे नैतिकता हो या अनैतिकता, चाहे अपराधी हो चाहे निरपराध, दोनों को एक ही नजरिए से देखा जा रहा है। तुलसीदास के पदों के माध्यम से, भक्तिकालीन अन्य संतों के पदों के माध्यम से भारतेंदु जी ने यहाँ कई प्रकार की चुटकी ली है। सबसे पहले तो एक तलखी व्यंग है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। लेकिन यहाँ एक व्यंग और भी है, ऊंच नीच सब एक हैं जैसे, जैसे भणुए पंडित तैसे, कोकिल बायस सब एक समान। दोस्तों, आलोचकों ने यह व्यंग किया कि भारतेंदु के नाटकों में कहीं ना कहीं अंतर विरोध रहा है। जाहिर सी बात है कि अंतर विरोध के कई कारण रहे हैं। चाहे आप भारत दुर्दशा देख लें, चाहे आप अंधेर नगरी देख लें, अंतर विरोध के कई कारण रहे हैं। जरा इन बातों को गौर से सुनिएगा, समझिएगा। सबसे जो बड़ी बात है कि भारतेंदु के नाटकों में एक तो ब्रज भाषा का भी प्रयोग है और दूसरी तरफ खड़ी बोली का भी प्रयोग है। एक तो भाषाई स्तर पर भारतेंदु के नाटकों में अंतर विरोध है। ऊपर से आप देखेंगे कि खड़ी बोली में यदि गद्य के संवाद हैं तो ब्रजभाषा में पद्य के संवाद हैं। इतना ही नहीं, भारतेंदु के नाटकों में राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति का तो अंतर विरोध है ही, लेकिन यदि बात अंधेर नगरी की करें तो अंधेर नगरी में ब्रजभाषा खड़ी बोली का अंतर विरोध है, गद्य और पद्य संवादों का भी अंतर विरोध है। एक अंतर विरोध यहाँ और है जो 5वें अंक में ही उभर करके आता है। कहीं ना कहीं भारतेंदु एक तरफ सामाजिक समता की बात कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं भारतेंदु जी महात्मा गांधी की तरह वर्ण और वर्णाश्रम व्यवस्था के भी पक्षधर थे। कहीं ना कहीं उन्हें पारंपरिक जातीय व्यवस्था में आस्था थी, और शायद यही वजह है कि उन्होंने इस नाटक के 5वें अंक में इस बात की कामना की थी कि समाज में जो पंडित की दशा होनी चाहिए वह भड़ुए की दशा नहीं होनी चाहिए। यानी पंडितों की दशा भड़ुए की दशा हो रही है। मूर्ख और विद्वान दोनों एक ही दृष्टि से देखे जा रहे हैं।
पंडित को यदि आप जातीय व्यवस्था से जोड़ करके देखें या फिर भारतीय बौद्धिक परंपरा से जोड़ करके देखें, जो वेद पाठी हों, जो वेदों का अनुसरण करने वाले हों, जो ज्ञान का प्रसार करने वाले हों, समाज में उनकी इज्जत भड़ुओं की इज्जत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए भारतेंदु एक तरफ तो सामाजिक समता की बात करते हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, लेकिन दूसरी तरफ वही भारतेंदु लिखते हैं कि ऊंच नीच सब एक ही जैसे, जैसे भणुए पंडित तैसे। यानी जो बाजारवादी व्यवस्था है, अंग्रेजों के आने से साम्राज्यवादी व्यवस्था में, औद्योगिक व्यवस्था में, महानगरीकरण के आने से इस पूंजीवादी व्यवस्था ने जिस उपभोक्तावाद बाजारवाद का प्रसार किया, उस बाजारवाद में समता के ढोंग के नाम पर मूल्यों का भेद छोड़ दिया गया, जबकि कोई भी समाज तभी मुकम्मल हो सकता है जब उसमें मूल्य परखता हो। इसलिए भारतेंदु व्यंग करते हैं कि कोकिल और जो बायस है, दोनों यानी जो मेढक है और जो कोकिल है, इन दोनों का भेद होना चाहिए। भाई कौआ और कोयल में यदि भेद ना हो, पंडित और मूर्ख में यदि भेद ना हो, नैतिकता और अनैतिकता में भेद ना हो, श्वेत के नाम पर, सफ़ेद के नाम पर, कपूर और कपास का भेद ना हो, तो वह समाज हर हाल में दुर्दशा और यातना का शिकार होगा। इस पूंजीवादी व्यवस्था ने लोकतंत्र के नाम पर, राजनीति के नाम पर सभी मूल्यों को एक ही चश्मे से देखने की कोशिश की। आचार्य शुक्ल ने बहुत पहले व्यंग किया था कि आजकल बाजार में देखिए, वहाँ भी बाजारवाद है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे बड़े सस्ते हो गए हैं, जिन्हें पहन करके किसी की श्रृंगारिक कविता को भक्ति परक कविता के रूप में देखने की कोशिश की जा रही है। चश्मा लगा लेने से हरे रंग का, तो फिर सारी चीज़ें हरी ही नजर आएंगी। अब ऐसे में हरी घास और हरे नकली सूखे पत्ते में भेद करना बड़ा मुश्किल है। भारतेंदु ने कहीं ना कहीं यहाँ तलखी ली, यह व्यंग किया है कि भारत में वर्णाश्रम व्यवस्था जरूरी है और कहीं ना कहीं जो व्यक्ति जिस योग्य है उस योग्यता को भी समझने की आवश्यकता है। आप कह सकते हैं दबे स्वर में कहीं ना कहीं आज के परिप्रेक्ष्य में आरक्षण को संतुलित करने की ओर यह नाटक इशारा करता है कि आरक्षण के नाम पर अति योग्य लोगों को कुएं में नहीं ढकेल दिया जाए और अत्यंत अयोग्य को शीर्षासन पे या यूं कहें शीर्षस्थ आसनों पे न बैठा दिया जाए। और इसीलिए यहाँ फिर 5वें अंक में एक व्यंग है, साँच कहे तो मारन धावे। भारतेंदु जी कबीर की तरह ही सत्य बोलने से चूकते नहीं थे। जैसे कबीर कहते हैं, साधो देखो जग बौराना, साँच कहे तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। वैसे ही भारतेंदु यहाँ फिर व्यंग करते हैं कि साँच कहे तो मारन धावे, झूठे बहुविध पदवी पावे। इस बाजारवाद में, इस उपभोक्तावाद में जो जितना बड़ा झूठा है, जो जितना बड़ा मक्कार है, जो जितना बड़ा जालसाज है, वह बाजार के नियमों का पालन करता हुआ, वह बाजारवादी प्रलोभनों का सहारा लेता हुआ एडवर्टाइजिंग के दौर पर बहुत बड़ा बना हुआ है, ऊंचे ऊंचे आसनों पर बैठा हुआ है। लेकिन जो लोग योग्य हैं उनके पास मिटाने के लिए डस्टर भी नहीं है, डिजिटल बोर्ड भी नहीं है, इसी से पसीना भी पोंछना पड़ता है और इसी से लिखना भी पड़ता है। ये तो एक हंसी की बात कर रहा हूँ, इसे आप दिल पर ना लें, लेकिन ये हर क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में जाएं, चाहे नौकरी के क्षेत्र में जाएं, भारतेंदु जी ने कहीं ना कहीं शायद आज के भारत को देखा था। जिस प्रकार प्रेमचंद के उपन्यासों में उनके समय के समाज का प्रतिबिंब है और आने वाले समय की प्रसव पीड़ा भी है, उसी प्रकार भारतेंदु के नाटक भी अपने समय के बहुत बाद, यानी 2-3 सदी बाद के भारत की समस्याओं को भी इनके नाटक देखने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, कोकिल और बायस एक समान कैसे हो सकते हैं, पंडित और भणुए एक समान कैसे हो सकते हैं।
गाय और बकरी का भेद होना चाहिए। भारतेंदु यहाँ भी भेद करते हैं, यहाँ भी व्यंग करते हैं कि जिस समाज में गाय और बकरी का भेद ना हो वह समाज निश्चित तौर पर अधपतन का शिकार होगा। इस बाजारवाद ने सभी मूल्यों को खत्म करने की कोशिश की है। इस बाजारवाद का यह प्रयास रहा है कि समाज को छलने के नाम पर, समाज को झूठे आरक्षण देने के नाम पर, उसे मूर्ख बनाकर जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर बांटकर अपनी रोटी सेंकना है। आज की जो राजनीति है वह विशुद्ध बाजारवाद से प्रेरित है। इसलिए उस राजनीति में नाम के लिए या दिखावा के लिए तो समता है, किंतु वह राजनीति वास्तव में सिर्फ स्वार्थ प्रेरित है। उसमें चालाक मक्कार नौकरशाह हैं। माफ़ कीजिएगा, आप सब लोग पढ़ लिख करके नौकरशाह ही बनने जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं। मेरा इशारा आपको चुभाने का नहीं है, किंतु सत्ता वास्तव में आप ही के हाथ में है, क्योंकि जो मंत्री और नेताजी हैं वो या तो इतने मूर्ख हैं कि उन्हें बकरी और गाय का भेद नहीं पता, उन्हें सफ़ेद रंग के कपूर और कपास का अंतर नहीं पता। दोस्तों, इस 5वें अंक में ही राजा के प्यादे गोवर्धन दास को पकड़ करके फांसी के लिए ले जाते हैं। नाटक का जो 6ठा अंक या 6ठा दृश्य है वह श्मशान का है, जहाँ प्यादे गोवर्धन दास को फांसी पर लटकाने की चेष्टा करते हैं। ऐसे में गोवर्धन दास रोता है, चीखता है, अपने महंत को याद करता है कि महाराज, नाहक मैंने आपका कहना नहीं माना और आज यह दुर्दशा हुई। आपने ठीक ही कहा था कि ऐसे कुदेश में बसना मौत को आमंत्रण देना है। आज देखो महाराज, हे महंत जी, मेरी यह दुर्दशा हुई, मुझे बचाओ, मैं आपकी शरण में हूँ। इस 6ठे ही दृश्य में अचानक महंत का प्रवेश होता है और प्यादों से महंत कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा शिष्य जो फांसी पर लटकने वाला है, भाई मरने वाले की अंतिम इच्छा पूछी जाती है, मैं इसे जीवन का अंतिम उपदेश देना चाहता हूँ, यदि आप लोगों की इजाज़त हो। प्यादे कहते हैं महाराज, बिल्कुल आपको इजाज़त है। भला महाराज को, महंत को, संत को कौन रोक सकता है। महंत अपने शिष्य गोवर्धन दास के कान में कुछ कहता है और दोनों में नोक झोंक शुरू हो जाती है। दोनों कहते हैं पहले मैं फांसी पर चढ़ूँगा, चेला कहता है पहले मैं, और गुरु कहता, महंत कहता है कि मुझे फांसी पर चढ़ने दो बेटा। यह शुभ साइत है, जो इस घड़ी में मृत्यु को प्राप्त होगा उसे सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होगी। अभी प्यादे देख ही रहे होते हैं कि यह क्या गड़बड़ झाला है, यह क्या गड़बड़ घोटाला है, क्या गोलमाल है, कि राजा मंत्री सभी पधारते हैं। राजा कहता है यह क्या गोलमाल है। प्यादे कहते हैं महाराज, यह महंत कहता है, गुरु कहता है कि मैं फांसी पर चढ़ूँगा, और शिष्य कहता है मैं फांसी पर चढ़ूँगा। राजा जब पूछता है महंत से और शिष्य गोवर्धन दास से, तो महंत कहता है उस शुभ साइत के बारे में कि जो इस समय इस फांसी के तख्ते पर झूलेगा उससे बैकुंठ दूर नहीं रहेगा। मंत्री कहता महाराज मैं लटकूंगा। राजा कहता है कि अरे मैं यहाँ का राजा हूँ, मेरे रहते भला तुम कैसे बैकुंठ जा सकते हो, मुझे लटकाओ फांसी पर। और राजा स्वयं फांसी पर झूल जाता है। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, नाटक यहीं खत्म होता है, अंधेर नगरी नाटक यहीं समाप्त होता है। 6 अंकों की एक छोटी सी, यह कह सकते हैं कि गद्य और पद्य व्यवस्था में लिखी गई यह रचना है, प्रहसन मूलक रचना है, जिसमें हास्य व्यंग भी है। भारतेंदु ने यहाँ भी व्यंग किया कि जहाँ सत्ता अदूरदर्शी हो, वह समझा जा सकता है कि वह सत्ता सिर्फ जनता के लिए ही हानिकर नहीं होती, बल्कि अपने लिए भी कहीं न कहीं घातक होती है। इसलिए शासक का अदूरदर्शी होना, उसका मूर्ख होना, या उसका एक प्रकार से विचारहीन, विवेकहीन होना उसे अंततः फांसी पर लटकने को विवश कर देता है। कहीं न कहीं यह नाटक
जो है सुखद अनुभूति के साथ अंत होता है कि ऐसी मूर्ख व्यवस्था का अंत हो जाना ही समाज के लिए सुखद है, शुभ है। भारतेंदु अपने नाटकों में लगभग सुखांत शैली को अपनाते हैं। यदि भारत दुर्दशा को देखें तो वहाँ भी भारत भाग्य आत्महत्या करता है, किंतु नायक भारत अभी भी मूर्छित है। अर्थात वहाँ एक संकेत है कि भारत का छुटकारा अब भाग्य से हो गया है। अब भारत कर्मवाद के सहारे आगे बढ़ेगा और वास्तव में भारतोदय होगा या राष्ट्रीय उत्थान होगा। यदि इस नाटक को देखें तो कहीं ना कहीं यह नौकरशाही व्यवस्था के लिए भी उचित है और जनता के लिए भी, क्योंकि ऐसा जो राजा है, चौपट राजा, वह फांसी पर झूल चुका है। अब अंधेर नगरी की व्यवस्था पूरी तरह खत्म होगी। अब यह देश कुदेश नहीं बना रहेगा, इसमें व्यवस्था आएगी, इसमें सुशासन स्थापित होगा, इसमें गाय और बकरी का फर्क किया जाएगा, इसमें कपूर कपास का फर्क किया जाएगा, इसमें नैतिकता और अनैतिकता के अंतर को समझा जाएगा, पंडित और मूर्ख के बीच के सूक्ष्म तत्वों को, अंतर्मूलक तत्वों को पहचाना जाएगा। इसी बिंदु पर यह नाटक खत्म होता है। कह सकते हैं कि इसकी भी मूल संवेदना केंद्रीय चेतना नवजागरण है, किंतु इस नाटक में व्यंग है बाजारवाद पर, राजसत्ता की अदूरदर्शिता पर, और यह नाटक आज के लिए भी उसी अनुपात में प्रासंगिक है। कितनी बातें समझ में आई? इसको लिखिए अपने से, फिर इसके व्याख्या वाले मुद्दों को भी हम लोग देखेंगे। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको।